अधूरी शादी भाग 36। माही के आंसू कार्तिक को बहुत ही तकलीफ पहुंचा रहे थे। आज उसे माही के दर्द की इंतहा समझ आ रही थी। उसे खुद पर बहुत ही शर्मिंदगी हो रही थी। बहुत देर सोचने के बाद उसने युग को फोन लगाया। युग, तू कल आ जा, माही को तेरी जरूरत है। युग यह सुनकर घबरा गया। वह उस समय सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। घबराहट पर उसकी आवाज तेज हो गई। माही ठीक है ना? क्या हुआ उसे? उसकी आवाज में इतनी घबराहट थी कि नीचे बैठे वंदना जी, अमरिंदर जी भी चौंक गए। वंदना जी, युग, क्या हुआ माही को? कार्तिक ने फिर से उसे कुछ तो कहना लिया है। वंदना जी की बात सुनकर युग चौंक गया। आप लोग को कैसे पता कि बाई को माही मिल गई है? इस पर वंदना जी चुप हो गई। उधर कार्तिक भी चौंक गया। युग, मोम को कैसे पता माही के बारे में? युग, भाई वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ। एक मिनट भाई, मैं फोन स्पीकर पर डालता हूँ। कार्तिक, मोम डैड, आप लोग पहले से जानते थे कि माही यहाँ है, तो मुझसे छुपाया क्यों? अमरिंदर जी, हाँ हमें पता था। उस रोज जब तुम माही पर गुस्सा होकर चले गए तो माही ने मुझे फोन किया और सारी बात बताई। कार्तिक, तुमने केवल माही पर उंगली नहीं उठाई बल्कि हमारी परवरिश को भी गलत साबित कर दिया। हम तुम्हें सही गलत में फर्क करना नहीं सिखा सके। हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर उसका दिल इतना टूट चुका था कि वह रुकने को नहीं तैयार हुई। बहुत समझाया कि कम से कम युग से तो मिल लो, पर उसने केवल इतना ही कहा कि इन सब के बाद हम युग से नजरें नहीं मिला सकते। फिर मैंने उसे दिल्ली भेज दिया। तुम लोगों तो पता भी नहीं होगा, उसने ड्रेस डिजाइन कंपटीशन में पार्ट लिया था और उसी रोज सिलेक्शन की खबरें आई थी। वह तुम लोगों को बताना चाहती थी पर बता भी नहीं पाई। उसी सिलेक्शन के आधार पर उस इंस्टीट्यूट में उसे एडमिशन मिल गया। मैंने जब फीस जमा करनी चाही तो उसने मना कर दिया और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दी। पूरा कोर्स उसने स्कॉलरशिप पर ही कंप्लीट किया। यहाँ तक कि रहने खाने का भी खुद इंतजाम की, ट्यूशन करके। बहुत स्वाभिमानी लड़की है वह। कार्तिक, डैड, श्रावणी आंटी उसे जानती हैं? अमरिंदर जी, हाँ, उन्हें ही मैंने उसका लोकल गार्जियन बनवाया था। उसे बोला था कि कभी जरूरत पड़े तो उनसे संपर्क कर ले, पर उसका स्वाभिमान उसे किसी से भी मदद लेने नहीं दिया। मेरे कहने पर श्रावणी जी उसे वॉच करती रही और जब उसका कोर्स समाप्त होने पर तब उसने टैलेंट कंपटीशन भी जीत लिया। तो मैंने श्रावणी जी से कहकर उसे अपनी कंपनी में ही अपॉइंट करवा लिया, पर उसे यह नहीं पता क्योंकि मैं जानता था कि जब उसे पता चलेगा तो वह कंपनी छोड़ देगी। कार्तिक, माना कि मैंने उस वक्त गलती किया, पर डैड आप लोगों से भी एक गलती हुई। उसे यूं अकेले नहीं आने देना चाहिए था। उसे आप लोगों के सहारे की जरूरत थी उस समय। इस पर अमरिंदर जी बोले, तो तुम्हें क्या लगता है कि हमने उसे रोकने की कोशिश नहीं की? पर उस समय वह अकेले रहना चाह रही थी, हम सबसे दूर, ताकि वह खुद को संभाल सके। युग रोते हुए वंदना जी के गले लग गया। कितनी तकलीफ सही मेरी बहन ने और मैं कुछ भी नहीं कर सका। कार्तिक, युग, तुम आकर माही से मिल लो। युग, पर भाई आपने तो कहा था कि आप उसे मना लेंगे। कार्तिक, हाँ कहा तो था, पर उसे मैं वक्त देना चाहता था। आज उसने अपना सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकाल दिया। उसे इस वक्त तुम्हारे प्यार की जरूरत, अपने भाई की जरूरत है, तो आ जाओ। और अभी तो मेरे लौटने में समय है ना, तब तक मैं उसे वक्त देना चाहता हूँ ताकि वह खुद सारी बातें भूल कर मेरे पास आ जाए। युग, ठीक है भाई। दूसरे दिन मीरा ऑफिस नहीं गई। कार्तिक का भी मन नहीं लग रहा था। पता नहीं माही कैसी होगी, फिर भी कामों की वजह से वह रुक गया। इधर युग रिया को सारी बात बता दिया। दिल्ली जाने की बात कही तो रिया बोली, तुम बेवकूफ के बेवकूफ ही रह जाओगे। माही को भी तुम्हारी नहीं भाई की जरूरत है। अभी अभी तो उसने अपने मन की भड़ास निकाली है। अभी कुछ समय उसे भाई के साथ गुजारने दो, हम कुछ दिनों के बाद चलेंगे। युग भी उसकी बातों से सहमत हो गया। उसने कार्तिक को फोन कर किया
और बता दिया, भाई हम नेक्स्ट वीक दिल्ली आएंगे, आप तक अपना और माही का ख्याल रखना। शाम में कार्तिक वसुधा जी के घर आया। वह माही को देखना चाहता था, पर वह उसके सामने आ ही नहीं रही थी। वह थोड़ी देर पीहू के साथ खेलकर वापस अपने फ्लैट पर आ गया। वह माही को एक नजर देखने के लिए बेचैन हो रहा था, पर जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह सबके सो जाने के बाद चुपचाप खिड़की के रास्ते से माही के कमरे में गया। माही पीहू को बाहों में लिए हुए सो रही थी। कार्तिक उसके बगल में बैठकर जी भरकर उसे देख लेना चाह रहा था। थोड़ी देर बाद देखने के वह चुपके से अपनी जेब से पायल निकाला और माही के पैरों में पहना दिया। फिर उसके सर के पास आकर उसके सर को धीरे से चूमते हुए बोला, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक तुम चाहोगी, क्योंकि तुम ही मेरी जिंदगी हो। तुम्हारी खुशी के अलावा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। और फिर वह वापस चला गया। उसके जाते ही माही उठकर बैठ गई। थोड़ी देर आंखें मूंद कर वह अभी की सारी बातों को याद करने लगी। फिर आंख खोलकर अपने पैरों में कार्तिक द्वारा पहनाई गई पायल को देखने लगी। कुछ देर सोचने के बाद उसने वह पायल खोलकर उसे अपने कबर्ड में रख दिया और बेड पर आकर पीहू को अपनी बाहों में लेकर लौट गई। कार्तिक जी, हमें नहीं पता कि आप कितना बदल गए, कितना नहीं। हमें बस यह पता है कि आपके करीब जाने पर हम अपनी जान से प्यारे भाई से दूर हो गए। इतने बड़े इल्जाम के बाद हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम युग से नजरें मिला पाए, पर अब हम पीहू को नहीं खोना चाहते। हमें डर है कि फिर से आपके करीब आए तो कहीं इसकी कीमत हमें पीहू को खोकर न चुकानी पड़े। हम अपनी पीहू के बिना जी नहीं सकते, इसलिए हमारा आपसे दूर रहना ही बेहतर है। आपको भी और भी लड़कियां मिल जाएंगी जीवन साथी के लिए, पर हमें हमारी बेटी दोबारा नहीं मिल पाएगी। इसलिए हम किसी भी कीमत पर पीहू को अपने से दूर नहीं होने दे सकते। वह पीहू की ओर देखने लगी। हमारे टूटे हुए मन को पीहू ने ही तो अपने प्यार से फिर से जोड़ा था। हम कैसे उस वक्त को भूल जाएं जब पहली बार पीहू ने हमें मम्मा कहा था। उस वक्त जो एहसास हमारे मन में जागा था उससे हम कैसे जुठला दें। हमने अपना बचपन अम्मा के बिना बताया, इसलिए हम पीहू से उसकी माँ नहीं छीन सकते। दूसरे दिन से वह ऑफिस जाना शुरू कर दी। सब कुछ नॉर्मल सा था। वह कार्तिक के सामने जाने से पहले भी बसती थी, अभी भी वही करने लगी। कार्तिक में जब उसके पैरों में पायल नहीं देखा तो वह उदास हो गया। वह भी अब उसे बिना मतलब का तंग करना बंद कर दिया, बस दूर से ही उसे देखता रहता था। हर शाम वह पीहू के साथ बिताने के लिए उसके घर चला जाता था। पीहू धीरे धीरे उसके साथ काफी घुल मिल गई थी। माही चुपचाप अपने कमरे से दोनों को खेलते देखती रहती। वह जब आता तो चुपचाप उसके लिए कॉफी बनाकर दे आती। अब जब जाने लगता तो वह वसुधा जी को आवाज देकर खाना खाकर जाने का इशारा कर देती। एक अनकही सी चुप्पी दोनों के बीच पसर गई थी। युग फोन पर सारी खबर लेता रहता था। जब माही की चुप्पी उसे बर्दाश्त नहीं हुई तो वह रिया के साथ उससे मिलने के लिए दिल्ली पहुंच गया, पर कार्तिक ने उसे माही से इस बारे में बात करने पर मना कर दिया। युग भाई, ऐसा कब तक चलेगा? उसे नजर क्यों नहीं आ रहा कि आप अब बदल गए हो? आपको अपनी गलती का बहुत पछतावा है। कार्तिक, युग वह मेरी वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ में है। अब मैं यह बिल्कुल नहीं चाहता कि उसकी तकलीफ और बढ़े। उसकी चुप्पी बहुत खलती है। मुझे तो यह भी पता नहीं कि वह अब भी मुझसे गुस्सा है या नहीं, पर जो भी हो मैं अब उसे किसी भी तरह से फोर्स नहीं करना चाहता। अगर वह मुझसे दूर रहकर ही खुश है तो वही सही। अपने मरते दम तक मैं बस उसका इंतजार करूंगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। युग और रिया को माही का एड्रेस बताकर वहां से निकल गया। युग रिया को लेकर माही के घर पहुंचा। बैल बजाने पर वसुधा जी के गेट खोली। पहले तो वह उन दोनों को नहीं पहचाने, फिर गौर से देखने पर वह बोली, कहीं आप युग और रिया तो नहीं हो?
युग, हाँ आंटी मैं युग हूँ, माही का भाई। इतने में पीहू की नजर युग पर पड़ी। वह चिल्लाते हुए दौड़ कर आई। युग, मामू, युग मामू, उसके लिपट गई। युग भी आगे बढ़कर उसे गोद में उठाकर गले से लगा लिया। वसुधा जी उन दोनों को भीतर बुलाई। युग और रिया उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, हम माही से मिलने आए हैं। वसुधा जी, आओ बैठो, मैं अभी तक माही को बुलाती हूँ। इधर रिया आश्चर्य में थी कि पीहू हम लोगों को कैसे पहचान गई। वसुधा जी, मीरा ने इसे मोबाइल में तुम लोगों की तस्वीर दिखाती रहती है, इसलिए तुम्हारे पूरे घर को पहचानती है। पीहू रिया की ओर देखकर बोली, आप रिया आंटी हो ना, हमारी मम्मा की बेस्ट फ्रेंड। रिया हंसते हुए उसे अपनी गोद में लेकर उसका सर प्यार से सहलाने लगी। हाँ, पर आपकी मम्मा है कहाँ? तब तक माही भी वहां आ गई थी। माही युग और रिया को देखकर ठिठक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आगे जाए या नहीं। युग की नजर जैसे ही माँ पे पड़ी तो वह दौड़कर उसके गले जा लगा। 3 मिनट बड़ी होने का इतना दोष दिखाओगी कि मुझसे बिना मिले भाग आई। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना। जब तक तुम लखनऊ में थी कोई ऐसा दिन नहीं बीता था जब मैंने तुमसे बात नहीं किया हो। फिर जब साथ रहने लगी तो तुम्हें देखे बिना मेरा दिन नहीं शुरू होता था। तुम बिना सोचे समझे चली आई। एक बार नहीं सोची कि तुम्हारे बिना तुम्हारा भाई कैसे रहेगा। और रोने लगा। माही भी उसे कसकर पकड़े हुए रोने लगी। रिया की भी आंखें गीली हो गई। रिया, ओए, भरत मिलाप हो गया हो तो मैं भी हूँ, मुझे भी हिसाब किताब बराबर करना है। यह सुनकर वे दोनों अलग हुए तो रिया आकर जोर से एक थप्पड़ माही के गाल पर बैठा दी। माही अपना गाल सहलाते हुए आंखें फाड़े रिया को देख रही थी। युग गुस्से में चिल्ला, रिया यह क्या बदतमीजी है? रिया, तुम तो चुप ही रहो, यह मेरे और माही के बीच की बात है। कहते हुए माही के गले लग गई। तेरा झगड़ा भाई से था, तुझे भाई से अलग रहना था तो मेरे पास आ जाती। इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? पहले तुम मुझे यह एहसास दिलाया कि मेरा भी कोई है मैं अकेली नहीं हूँ। फिर मुझे खुद अकेला छोड़कर भाग आई। एक बार भी ख्याल नहीं आया कि तुम्हारे बाद फिर से मुझे कौन संभालेगा, कौन मेरे बीमार पड़ने पर रात भर जाग कर मेरा ख्याल रखेगा। माही उसे चुप कराते हुए बोली, आपको हमने अकेला कहाँ छोड़ा था, अपना पूरा परिवार आपको देकर आए थे हम। रिया, चुप करो, बहुत बोलती हो। तुम्हारा परिवार है, मेरा परिवार तो तुम हो, तुमसे मेरा परिवार है। तुम क्या समझती हो मुझसे पीछा छुड़ाना आसान है? अब तो मैं भी यही रहूंगी तुम्हारे पास। अब दोबारा मुझसे दूर होकर दिखाओ। पीहू, जो इतनी देर से सबको देख रही थी, जोर जोर से चिल्लाई, आप लोग गंदे हो, हमारी मम्मा को रुला दिया। हम डैडा से बाल देंगे और लिया आंटी या हमारी मम्मा तो इनके पास हम लेंगे, आप नहीं। आप अपनी मम्मा के पास जाओ। उसे खींचकर माही से अलग करने लगी। उसके इस मासूम हरकत पर सब हंस पड़े। रिया उसे गोद में उठाते हुए बोली, बेटा ये जो आपकी मम्मा है ना, यह हमारी भी मम्मा, बड़ी बहन, सब कुछ है उसके। इतना कहते ही माही बाहू को कर उसे गले से लगा ली। युग भी उन दोनों को पीछे से पकड़कर गले लग गया। माही अब बहुत खुश थी। उसके चेहरे की खुशी देखकर वसुधा जी की भी आंखें भर आई। तभी वसुधा जी की नजर दरवाजे पर पड़ी। कार्तिक दरवाजे पर खड़ा होकर उन तीनों को ही देखे जा रहा था। वसुधा जी जैसे ही कुछ बोलने को हुई, उसने इशारे से उन्हें मना कर दिया और अपनी आंखें पोंछते में वहां से चला गया। उसी समय माही भी पीछे पलटकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। उसे इस तरह देखते हुए युग ने पूछा, क्या हुआ माही, कोई है क्या यहाँ? किसे देख रही हो? वह धीरे से बोली। ऐसा लगा जैसे कार्तिक जी वहां खड़े थे। वसुधा जी यह सुनकर मुस्कुरा दी और मन ही मन बोली, कार्तिक की हर आहट पहचानती हो, बस मानने से इनकार करती हो। फिर सबसे बोली, अच्छा सबका मिलना जुलना हो गया हो तो मीरा इन्हें खिलाओ पिलाओ। तब से तीनों केवल रोए ही जा रहे हैं। युग, हाँ माही, बहुत दिन हो गए तेरे हाथ की कॉफी पिए हुए। रिया, और खाना खाए हुए। फिर सब हंसने लगे। माही किचन में चली गई। जब वह कॉफी लेकर आई तो वसुधा जी बोली, मैं कार्तिक जी को भी फोन करके बुला लेती हूँ।
वह भी आज हम लोगों के साथ ही खाना खा लेंगे। माही कुछ नहीं बोली तो वसुधा जी पीहू को लेकर वहां से चली गई। तुम लोग बातें करो, मैं पीहू का होमवर्क करवा देती हूँ। माही भी बोली ठीक है माँ। युग और रिया को लेकर अपने कमरे में आ गई। रिया, माही तुम्हें हम लोगों की बिल्कुल भी याद नहीं आई। युग, मुझे को खोजने मुझे मना कर दी। तुम तो हमें कम से कम फोन तो कर सकती थी ना। इस पर माही मुस्कुराते हुए बोली, माँ बाबा से हमारी रोज बातें होती हैं। आप दोनों की हर गतिविधि हमें मालूम है। और रिया, आप तो हमें ढूंढ भी ली थी ना। इस पर युग भी रिया की ओर देखने लगा। तो रिया बोली, कहाँ ढूंढ पाए, तुमने तो अपना नाम ही बदल लिया था। मैं जिस भी क्लू पर माही को खोजती तो वहां पर मुझे मीरा मिलती और मैं भटक जाती। पर जब युग लंदन से आने वाला था उसी समय यहाँ के फैशन हाउस की कुछ डील की कॉपी पर मेरी नजर पड़ी। जब मैंने उसके डिजाइन देखे तो मुझे शक हुआ कि मीरा सिंह ही माँ ही है, पर अंकल कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे। फिर युग के आने के बाद उसने भाई को माफ कर दिया। अंकल भाई को यहाँ भेजने की बात बोले तब मेरा विश्वास पक्का हो गया कि मीरा ही माँ ही है और अंकल आंटी को सब कुछ पहले से ही पता है। युग नाराज होते हुए बोला, सबको सब कुछ पता था, बस मुझे ही यहाँ से दूर लंदन भेज दिया गया। माही उसके सर को सहलाते हुए बोली, वह इसलिए कि अगर आप यहाँ रहते तो अपना सारा समय एनर्जी हमें ढूंढने में लगा देते, क्योंकि तब तक आपको पता चल चुका था कि हम आपकी अपनी बहन हैं। युग उसके गले लग गया, तुम बहुत गंदी हो, तुम्हें शुरू से ही पता था, फिर भी मेरे साथ दोस्ती का नाटक करती रही। माही मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा हम नाटक कर रहे थे और अब जो हम हमेशा बोलते थे कि 3 मिनट के बड़े होने से क्या होता है, लंबाई में मैं बड़ा हूँ और हमारा सारा सामान तोड़ देते थे। वह तो कार्तिक जी आकर हमारे खिलौने ठीक कर देते थे। युग, हाँ, क्योंकि भाई उसी समय से तुमसे बहुत प्यार जो करते थे। कार्तिक का नाम सुनते ही माँ ही चुप हो गई। तभी सबकी नजर दरवाजे पर पड़ी। पीहू कार्तिक के साथ दरवाजे पर खड़ी थी। माही उसे देखकर बोली, आप लोग बातें कीजिए, हम खाना तैयार करते हैं, और किचन चली गई। कार्तिक चुपचाप आकर उन लोगों के पास बैठ गया और सब पीहू के साथ खेलने लगे। थोड़ी देर बाद सब टेबल पर खाना खा रहे थे। माही पीहू को खिला रही थी और युग माही को। कार्तिक यह देखकर भावुक हो गया। तभी पीहू युग से पूछ बैठी, मामू आपके पास अकलू अंकल की फोटो है? मम्मा डैडा दोनों ने हमें उनका फोटो नहीं दिखाया, आप दिखा दो। पीहू की बात सुनकर कार्तिक को हंसी आ गई। युग भी हंस पड़ा। इस पर माही पीहू को डांटते हुए बोली, कितनी बार आपको बोला है कि खाना खाते समय बात नहीं करते। युग हंसते हुए बोला, माही तुम बोलो तो पीहू के अकड़ू अंकल की फोटो उसे दिखा दूं। इस पर कार्तिक और माही दोनों एक साथ बोल पड़े, नहीं। तो सब हंस पड़े। माही चिढ़ते हुए वहां से उठकर चली गई। थोड़ी देर बाद यू कार्तिक के साथ उसके फ्लैट पर चला गया। रिया माही के साथ उसके कमरे में चली गई। रिया माही का मूड अच्छा देख उससे पूछ ली, माही तुमने आगे क्या सोचा है? माही, हम समझे नहीं। रिया, मैं तुम्हारे और कार्तिक भाई के बारे में बात कर रही हूँ। माही, पता नहीं रिया, पहले तो कार्तिक जी पर बहुत गुस्सा आता था, पर अब पता नहीं कुछ समय में नहीं आता है। हमने उन पर इतना चिल्लाया, उनको इतना कोसा, उन्हें गुस्सा दिलाने की इतनी कोशिश की, पर फिर भी वह चुपचाप रहे। अब तो हमें उलझन सी होने लगी।